नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव्स के अंदर कल से जो है ट्रेडिंग चालू हो रही है। तो इसके बारे में आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना लिया है, लेकिन हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम बुकिश नॉलेज के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को किस वजह से लॉन्च किया गया है, इसके डेरिवेटिव को किस लिए लॉन्च किया गया है और एज ए ट्रेडर आपके लिए किन बातों का जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा एनालिसिस कहता है कि इसको किस लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों दो प्रमुख कारण हैं। पहला प्रमुख कारण ये है कि हमारा बैंकिंग से रिलेटेड इंडेक्स ऑलरेडी है बैंक निफ्टी, लेकिन ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का जो डेरिवेटिव लॉन्च किया गया है, इसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कंपनीज हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है या न्यूज़ रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आने वाले समय में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो बैंक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेंगी, और ऐसा आपको अभी भी देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि इस इंडेक्स के डेरिवेटिव को लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पे जो हमारा बैंक निफ्टी है जो कि केवल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे आधारित है, तो यहाँ पे इसके हॉराइजन को और ब्रॉड किया जाए और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, इनको भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर के जो इंडेक्स है उसके अंदर भागीदारी इनकी है, तो इसका एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी इंडेक्स जो होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस का। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको ऐसा बताया गया है कि ये जो है ये एक नया इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है ये एक नया इंडेक्स लॉन्च किया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है ये आपका पिछले लगभग 8-9 साल से आपका जो है इसकी लॉन्च डेट आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2011 है। तो ये पिछले लगभग 8-9 साल से ऑलरेडी है ये पर्टिकुलर इंडेक्स, लेकिन जो लॉन्च किया जा रहा है वो इसका डेरिवेटिव लॉन्च किया जा रहा है। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी इंडेक्स होता है वो उस सेक्टर का रिफ्लेक्शन होता है। तो नॉर्मली जो इंडिया के दो पॉपुलर इंडेक्स हैं, एक निफ्टी है, दूसरा बैंक निफ्टी है। तो नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि जो बैंक निफ्टी है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की परफॉर्मेंस या उसका एक रिफ्लेक्शन है या उसका एक पैमाना है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला कारण कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, और यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो शायद अच्छा परफॉर्म ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखाना चाहूँगा जिससे आप खुद जो है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर को एक वाइडर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आप निवेश करते हैं या आप उसके अंदर हेज करना चाहते हैं तो एक वाइडर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा ऐसा एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके अंदर एक वाइडर पार्टिसिपेशन हो बैंक्स के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस, एनबीएफसी या दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से इस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव्स को लॉन्च
किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक बैंकिंग की बात है, यहाँ पे मैं 2 न्यूज़ रिपोर्ट्स आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली ये न्यूज़ रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो बैंक की बुक्स के ऊपर अभी हिडन है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा हमें। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई कह रहा है। आप ये न्यूज़ रिपोर्ट जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में। तो यहाँ पे जब बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं या बुक्स हैं उनके ऊपर जब कोविड-19 का इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अभी यहाँ पे छिपा हुआ है, वो अभी हिडन है। तो वो जब सामने आएगा तो यहाँ पे बैंकिंग के स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे उसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा। तो यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी ज़रूरी है कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसका कोई एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वाइडर पार्टिसिपेशन हो, ना केवल बैंक्स बल्कि दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज भी उसका हिस्सा होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जहाँ पे जो आरबीआई की एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है जो कि नॉर्मली रिलीज़ कर दी जाती है साल के अंत होने से पहले, लेकिन उसको डिले कर दिया गया, उसको डेफर किया गया। तो अब ये रिलीज़ जो है ये कल होगी 11 जनवरी को। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो डिले है तो इसमें जो पॉसिबल कारण दिया गया है वो एसेट क्वालिटी के कंसर्न से रिलेटेड दिया गया है। तो ये जो है ये न्यूज़ रिपोर्ट भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट किस लिए लॉन्च किया गया, ये जानना ज़रूरी है कि इसके लॉन्च करने का क्या कारण है। तो अभी तक हमने जो भी चर्चा की उससे आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर केवल बैंक्स ही जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते, वहाँ पे एक वाइडर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। एक ऐसा इंडेक्स, एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वहाँ पे बैंक्स के अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी भागीदारी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, या वो उनकी भागीदारी के बिना फाइनेंशियल सेक्टर का क्या हालचाल है या उसके अंदर क्या हो रहा है वो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव है, यही वजह है या यही कारण है कि जिसकी वजह से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यहाँ जान लेते हैं कि एज ए ट्रेडर मेरे लिए क्या क्या बातें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो कम है। निफ्टी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे या बैंक निफ्टी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ये जो है इन दोनों के मुकाबले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम है। इसका मतलब यहाँ पे लो मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लो मार्जिन की रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइडर पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स के डेरिवेटिव में। नॉर्मली जो डेरिवेटिव होता है वो हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं। तो अगर आप हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप यहाँ पे कम मार्जिन के द्वारा जो है अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डेरिवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे तब भी आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम है। तो यहाँ पे रिस्क इसलिए कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के अंदर 20 स्टॉक्स हैं, 20 सिक्योरिटीज़ हैं, जबकि बैंक निफ्टी में केवल 12 सिक्योरिटीज़ हैं। और इसके अंदर भी केवल जो टॉप के 3 या 4 बैंक्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो है वेटेज होती है इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20 स्टॉक्स हैं, 20 सिक्योरिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका वेटेज रहेगी वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बैंक्स की जो वेटेज रहेगी वो लगभग 63.1 के आसपास रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। इस समय जो वेटेज है ये चेंज भी हो सकती है। बैंक्स की 63.1% है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनकी वेटेज लगभग 18.5% के आसपास है। NBFC जो हैं
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनकी वेटेज 8.1% है। और दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी वेटेज जो है वो 8% है। और जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं उनको अदर्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी वेटेज जो है 2.4% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक्स की वेटेज केवल 63.1% है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ये इंडेक्स जो है थोड़ा कम वॉलेटाइल होगा। बैंक निफ्टी आपको पता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है, आपका थोड़ा रिस्क कम होगा। अगर आप हेजिंग कर रहे हैं तो आपका मार्जिन यहाँ पे कम है। तो ये सारी बातें ट्रेडर्स के लिए जानना ज़रूरी है, या अगर आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल हेजिंग के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगला पॉइंट दोस्तों जो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोरिलेशन इस समय निफ्टी के साथ तो काफ़ी हाई है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। लेकिन आने वाले समय में जब मार्केट अगर नॉन ट्रेंडिंग हो जाती है या ट्रेंड में नहीं रहती, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो कोरिलेशन है वो निफ्टी के साथ कम होगी बजाय बैंक निफ्टी के मुकाबले। मतलब बैंक निफ्टी की कोरिलेशन ज़्यादा रहेगी निफ्टी के साथ, लेकिन ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है ये वेटेज, इसकी जो कोरिलेशन है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी से कम रहेगी। तो यहाँ पे मैं कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी कोरिलेशन कम रहने की संभावना है। उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके 20 स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के, उनमें से जो 10 स्टॉक हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट है जो कि 38.41% वेटेज रखता है। तो बाकी के जो 10 स्टॉक हैं जो 61.59% वेटेज रखते हैं वो निफ्टी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती तो कोरिलेशन इसका निफ्टी के साथ कम रहने की संभावना है। अगर कोरिलेशन कम रहता है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे मार्केट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मार्केट किस दिशा में जा रही है, या जैसा कि हम हमेशा अपने एनालिसिस में देखते हैं कि जहाँ पे कोरिलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें मार्केट की दिशा के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वैसा शायद आने वाले समय में इस इंडेक्स के लिए ना हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो 5 स्टॉक्स हैं 20 में से वो निफ्टी बैंक का हिस्सा है, बैंक निफ्टी का हिस्सा है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर 87.48% वेटेज रखते हैं। तो बेसिकली 15 स्टॉक्स जो हैं वो नॉन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं। तो इसलिए इसकी जो कोरिलेशन है वो बैंक निफ्टी के साथ भी इतनी ज़्यादा शायद स्ट्रॉन्ग ना रहे। लेकिन मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा कोरिलेशंस जो हैं वो ज़्यादा, जिसको कह लीजिए हाई होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन ये मैं नॉन ट्रेंडिंग अगर मार्केट होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर समय मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होती है, 60-70% टाइम्स मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होती है। तो इसलिए मैं एज ए ट्रेडर हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों जो अभी एफपीआईज का रिसेंटली जो इनफ्लो है, तो यहाँ पे 48% जो इनफ्लो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर है। मतलब जो ये इंडेक्स है इस इंडेक्स के स्टॉक्स में है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर निवेश है जो एफपीआईज का जो रिसेंट समय में वो पी नोट्स के द्वारा किया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 48% नेट इनफ्लो है एफपीआईज का, इसमें ज़्यादातर निवेश जो है वो पी नोट्स के द्वारा किया गया। मैं आने वाले समय में एक पी नोट्स के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर जो है कोशिश करूँगा। दोस्तों अगला पॉइंट जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए एज ए ट्रेडर जाननी ज़रूरी है, वो ये कि इसकी जो ट्रेडिंग साइकिल है वो शॉर्ट है। इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव की ट्रेडिंग साइकिल जो है वो केवल 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 3 सीरियल मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स या 7 सीरियल वीकली जो एक्सपायरी है, एक्सक्लूडिंग मंथली एक्सपायरी। मतलब एक लेमन टर्म में समझा जाए तो अगले 3 महीने के लिए आप जो है इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लगभग 1 साल तक इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। मतलब दिसंबर जो 2021 की इसकी एक्सपायरी है मंथली, उसके अंदर भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो इसका जो व्यू रहेगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स का वो एक
शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग साइकिल है वो शॉर्ट है। और दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो हमेशा हाईली वॉलेटाइल रह सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ रिपोर्ट्स भी दिखाई कि बैंक निफ्टी उन कारणों की वजह से हाईली वॉलेटाइल रह सकता है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है उसके अंदर क्योंकि बैंक्स की वेटेज सिर्फ 63% है, तो ये जो है ये थोड़ा जो है कम वॉलेटाइल रहेगा। और पी नोट्स के बारे में एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि आप इसके अंदर जाके पढ़ सकते हैं कि पी नोट्स के द्वारा कितना निवेश किया जा रहा है। ये थोड़ा 1-2 महीने पुराना आर्टिकल है, लेकिन नवंबर का आर्टिकल है, लेकिन आप लेटेस्ट भी सर्च कर सकते हैं। इसकी चर्चा मैं यूट्यूब मेंबर्स के साथ काफ़ी बार करता रहता हूँ। तो दोस्तों एज ए ट्रेडर ये सब बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप मान लीजिए इस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के अंदर अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारी महत्वपूर्ण बातें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो लिंक आपके साथ शेयर किया है या जो लिंक मैंने आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाया है या जिस फाइल को मैंने आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया है, अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nitinbhatia.in पे जा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन है और अगर आप इस इम्पॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन के अंदर सबसे नीचे आएंगे, इस पेज पे सबसे नीचे आएंगे तो एक 72 नंबर का लिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जहाँ पे ये डेरिवेटिव्स की जो समरी फाइल है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और इस इंडेक्स की डिटेल्स के बारे में आप इस पर्टिकुलर लिंक के द्वारा जाके जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप ज़रूर दबाइए और अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप आने वाले समय में फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।